हमारे पास आ जाते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि मिलरिनोन, थियोफाइलिन जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे थे किसमें, एक्यूट हार्ट फेलियर में। अब फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर जो मिलरिनोन है ना, वो क्या करते हैं कि वो साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को ज़्यादा करेगा बाय इनहिबिटिंग इट्स ब्रेकडाउन बाय फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंड कॉज इंक्रीज इन द कार्डिक इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अब इसने क्या करना है कि ये जो साइक्लिक एएमपी के लेवल्स जो मिलरिनोन होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि जो साइक्लिक एएमपी के लेवल्स है ना, उसको ज़्यादा करता है। और कैसे ज़्यादा करता है कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज है वो साइक्लिक एएमपी को एएमपी में कन्वर्ट करा रहा होता है, ठीक है, तो उसके लेवल्स कम करा रहा होता है। तो अब इसने क्या करना है कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज पे जाकर एक्ट करना है, उसको इनहिबिट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। साइक्लिक एएमपी के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्डिक सेल्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है ना वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाता है, तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इसकी। और हम ये जो है इसके अलावा वेजोडाइलेशन भी कॉज कराता है, तो ये हम एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसने तो एक वेजोडाइलेशन कॉज करानी है, ठीक है, और दूसरा इसने क्या करना है कि जो कार्डिक सेल्स है ना उनमें कैल्शियम की एक्यूमुलेशन कॉज करा के ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करा रहा होता है। तो ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स में हमने मिलरिनोन पढ़ लिया। फिर वेजोडाइलेटर्स में हमने पढ़ा नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना वो हम एक्यूट स्वेयर फेलियर विद कंजेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है, इट इज़ यूज इन एक्यूट स्वेयर फेलियर विद कंजेशन। फिर नेसेटाइड हमने वेजोडाइलेटर्स में एक तो नाइट्रोप्रोसाइड पढ़ा, फिर इसके अलावा नेसेटाइड भी हमने पढ़ा था जो कि नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड था। ये हमारे पास कमर्शियल वर्जन होता है, नेसेटाइड इज द कमर्शियल वर्जन ऑफ द ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये भी वेजोडाइलेशन कॉज कराता है, इसको हम आईवी इन्फ्यूजन के से देते हैं फॉर एक्यूट फेलियर के लिए हम इसको आईवी इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके सिग्निफिकेंट रीनल टॉक्सिसिटी होती है, रीनल फंक्शन जो है इसमें हमें मॉनिटर करनी पड़ती है। तो अगर नेसेटाइड दे रहे हैं तो हमने रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है क्योंकि इसकी रीनल टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कि वेजोडाइलेशन कॉज कराएगा और इसको हम लोग आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर और आर्प का कॉम्बिनेशन था जो कि हम क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ कर रहे थे। तो वो था सेक्यूबिट्रिल और वेलसर्टन को कॉम्बिनेशन जो कि हम क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। इसमें बस इसका यही लिखा हुआ था बुक में कि प्रोलॉन्ग्स द लाइफ एंड रिड्यूसेस द हॉस्पिटलाइजेशन एंड स्वेयर हार्ट फेलियर। ये कि ये जो लॉन्ग है वो लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा और हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है। फिर हाइड्रोलेजिन और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, हमने इसका पढ़ा था कि अगर एस इनहिबिटर से आर्प से एक बंदा टॉलरेंट है तो हम ये दे देंगे। तो इसमें क्या है कि ये भी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करता है ड्यू टू हार्ट फेलियर इन अफ्रीकन अमेरिकन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे आर ऑफ नो वैल्यू इन हार्ट फेलियर। तो हमारे पास ये जो हार्ट फेलियर वाला चैप्टर है खत्म हो जाता है। इसमें हमने हार्ट फेलियर की ड्रग्स कवर कर ली जो कि डाइजॉक्सिन थी, ठीक है। इसमें डायूरेटिक्स पढ़ी हमने, इसमें जो है ना एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट पढ़ी, बीटा एगनिस्ट पढ़े, बीटा ब्लॉकर्स पढ़े, और इसके अलावा फिर हमने इसमें फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स, वेजोडाइलेटर्स पढ़ लिए, जिसके अंदर ये हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड, नेसेटाइड, सेक्यूबिट्रिल, वेलसर्टन, हाइड्रोजीन, आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट आ जाता है। पीछे इससे पीछे जो है ना हमने इसकी देखी थी ड्रग स्ट्रैटेजी। ये इसकी ड्रग स्ट्रैटेजी हमारे पास ड्रग्स थी बेसिकली ये कौन कौन सी ड्रग्स करी, तो ये एक पूरे चार्ट में ही कवर हो गई थी। फिर बाकी इसकी हमने ड्रग स्ट्रैटेजी देखी थी कि ड्रग स्ट्रैटेजी में हमने क्या करना होता है, प्री लोड को कम करना होता है और कौन सी ड्रग्स करानी है, आफ्टर लोड को कम करना होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करनी होती है, रीमॉडलिंग रिड्यूस करनी होती है। तो ये जो चैप्टर है ना ये बेसिकली हमारे पास कैप्लन वाले और इस पर हमने कैटजिंग की नोटिंग की हुई है। तो ये कैटजिंग वाला जो है यहाँ से कैटजिंग का भी कवर हो रहा है और कैप्लन के भी एडिशनल पॉइंट्स है जो कवर कर लिया गया है, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे ये भी यही है कि डाइजॉक्सिन के हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हमने पढ़ लिया हुआ है किसका, डाइजॉक्सिन के हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली जो था ना वही है। एक तो हमने पढ़ता है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर रहा होता है, हार्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, जो कि इसका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। दूसरा हमने पढ़ा था इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका ये क्या था कि इसने जो है बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करना था, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इसका हो जाएगा। बाकी यही कि रीमॉडलिंग को भी ये रिड्यूस कर रहा होता है और ये सारा कुछ है।